हेलो, ELJKS कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के व्यतिकरण का वीडियो पार्ट 3 है। ये वीडियो तीसरा है। अगर आप दो वीडियो नहीं देखें तो पहले उन दोनों को देख लीजिए, तब तीसरा आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें बताया गया है यंग का प्रयोग, मतलब व्यतिकरण की घटना को देखने के लिए यंग ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, अपना एक प्रयोग किया, जिसकी सहायता से आप व्यतिकरण की घटना को आराम से एकदम आसानी से देख सकते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उन्होंने लाइन ड्रा किया है, मैं ओवरऑल बता दिया हूँ, क्योंकि इसको बनाने में बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है फ्री हैंड बनाने में। वैसे आप लोग कंपास से बनाइएगा एग्जाम में अगर आता है तो यंग ने क्या बताया आप जानते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब इसमें दो सेम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट एक ही माध्यम में एक साथ अगर चल रही है तो उनका सुपरिम्पोज होगा। उनके सुपरिम्पोज से मतलब उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर दीप्त फ्रिंज मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कुछ बिंदुओं पर अदीप्त फ्रिंज मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसी घटना को हम लोग बोल दिए प्रकाश का व्यतिकरण। अब इस घटना को समझने के लिए यंग ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी सहायता से आप आराम से देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया, बेसिकली 3 पर्दे का यूज किया। एक पर्दा यल है, इसके सामने एक पर्दा यम है, इसके जस्ट सामने एक पर्दा यन है। इस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र बनाया, छोटा सा छिद्र यस है। यहां से एक वर्णी प्रकाश मतलब एक रंग के मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहां से एंटर कराया गया। तो जब वो एक वर्णी प्रकाश को यहां से भेजे तो हुआ क्या, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बोलूंगा, पहले इसको समझ लीजिए कि ये बना कैसे, एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, इसका व्याख्या लिख लीजिएगा। जब भी आएगा एग्जाम में तो पहले अच्छे से इसके बारे में लिख के इसका फिगर बना के व्याख्या दिखा दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यंग साहब ने क्या किया, यहां पर लिखा गया है कि सर थॉमस यंग ने सन 1801 ईस्वी में, थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने हेतु मतलब व्यतिकरण की घटना हेतु अपना एक प्रयोग किया। इसमें इन्होंने एक पर्दा एल लिया जिसमें एक छोटा छिद्र था, ये वाला हो गया, तथा उसके आगे एक पर्दा एम लिया जिसमें 2 छिद्र, यहां से एक वर्णी प्रकाश डाला गया, यहां पर 2 छिद्र है, यहां पर देखिए लिखा गया है जिसमें 2 छिद्र S1 व S2 बनाया, जो कि नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे। अब ये नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे, कैसे करेंगे वो व्याख्या में दिया जाएगा। अब फिर उसके बाद दिया है तथा उसके आगे उन्होंने एक और पर्दा एन लिया जिस पर प्रकाश का व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित हुई, मतलब कहीं दीप्त और कहीं अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हुई। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से कंपास ले लीजिएगा। ये इस तरह से बनाया गया जैसे ये मेन है, इधर का तो आप बना लेंगे, बस यही मेन है। ऐसे आप कर लेना, यहाँ पर 2 स्लिट ले लेना, यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले बनाना, फिर उसके बाद ये बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, फिर इस तरह से बना लेना, फिर एक कंसंट्रेट लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक कंसंट्रेट लाइन, एक डॉटेड लाइन, ऐसे आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर है, एकदम आराम से बन जाएगा। एक कंसंट्रेट और एक डॉटेड लाइन इस तरह से बनाएंगे तो देखेंगे कैसे बना है। बनाने का तरीका यही है, एक कंसंट्रेट एक डॉटेड। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं पहले। तो देखिए हमने 2 प्रकार की लाइन बनाई, ये 2 प्रकार का लाइन कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? जैसे ये तो वेव है ना, ये एक प्रकार की वेव है ना, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर अदीप्त बन रही है, यहाँ पर ब्राइट है, यहाँ पे डार्क है। तो ब्राइट फ्रिंज बनने का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ वेव का इंटरफेस कुछ इस तरह से रहा होगा। जैसे ये पहली वेव हो गई और ये दूसरी वेव है, मान लीजिए सेम फेज में है, ये दूसरी वेव है, दोनों सेम फेज में है, मतलब दोनों का कालांतर एक ही है, लगभग कालांतर एक ही है। तो क्या कहेंगे, इन दोनों का सम, इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों तरंगों का जो परिणामी तरंग होगा, इसका आयाम बढ़ जाएगा। मतलब परिणामी तरंग का आयाम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, ये परिणामी तरंग का आयाम हो गया, ये बढ़ गया। मतलब पहले देखिए ये आयाम था, पहले आयाम था A1, ये दूसरी वाली का आयाम A2 है। तो A1 और A2 सेम फेज में है तो इनको हम ऐड कर दिए। मतलब आयाम बढ़ जाने से हमको फार्मूला पता है इंटेंसिटी का, आयाम बढ़ जाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आयाम जब बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब तीव्रता बढ़ गया, तीव्रता बढ़ गया तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई।
तो और यहां पर क्या हुआ, ये जो डार्क है, ये जो डार्क है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कुछ वेब का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। देखिए जैसे ये पहली वेब है, यहां पर ये ऊपर की तरफ है, तो दूसरी वेब डिफरेंट एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। एक प्लस है तो दूसरी माइनस, एक प्लस तो दूसरी माइनस। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जैसे आपके पास +5 है और उसमें प्लस करना है आपको -4, तो ओवरऑल प्लस तो कर रहे हैं, बट इसका जो सम होगा, इसका जो योग होगा वो 1 के बराबर, मतलब कम हो गया। तो परिणामी तरंग का आयाम यहां पर बहुत छोटा हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से परिणामी तरंग का आयाम बहुत छोटा हो गया। ये हो गया परिणामी तरंग का आयाम। तो परिणामी तरंग का आयाम यहां पर बहुत छोटा है। तो जब तरंग का आयाम ही छोटा है तो तीव्रता तो बहुत छोटी होगी। तो तीव्रता इतनी कम होती है कि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बनता है, यहाँ पर अदीप्त फिंज बनती है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, दीप्त फिंज बन रहा है। अब ये डार्टेड और कंसंट्रेट में आपको कैसे जज करना है कि कब हमको दीप्त बनाना है, कब अदीप्त, तो याद रखिएगा, मैं बता दूं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर ऊपर वाले को श्रिंग कहते हैं क्रस्ट, तो अगर दोनों वेब का श्रिंग से श्रिंग मैच कर रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट अगर मैच करे, तो आपको हमेशा संपोषी व्यतिकरण मतलब दीप्त फिंज बनाना है। और अगर एक का क्रिस्ट मैच कर रहा है, दूसरे का गर्त मैच कर रहा है, एक का श्रिंग मैच कर रहा है, दूसरे का गर्त मैच कर रहा है, मतलब क्रिस्ट और ट्रफ को मैच करते वक्त आयाम एकदम घट जाएगा, और आयाम घट जाने से इंटेंसिटी घट जाती है। दोनों का अगर क्रिस्ट से क्रिस्ट मैच कर रहा है, श्रिंग से श्रिंग मैच कर रहा है, और गर्त से गर्त मैच कर रहा है, तो आयाम बढ़ जाएगा, और आयाम बढ़ जाएगा तो तीव्रता बढ़ जाएगी। लेकिन यदि पहले वाले का श्रिंग दूसरे वाले का गर्त, देखिए पहला वाला ऊपर वाला जो श्रिंग होता है, श्रिंग गर्त का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये कोई वेब है, तो इसमें ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला गर्त है, ट्रफ होता है। तो अगर श्रिंग से श्रिंग गर्त से गर्त मैच करे तो आयाम बढ़ जाएगा, और अगर श्रिंग से गर्त मैच कर गया तो आयाम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये दो प्रकार का जो लाइन है कुछ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। आप कैसे जज करेंगे कि कब हमको दीप्त बनाना है, कब अदीप्त, तो मैं बता दे रहा हूं। अगर दो कंसंट्रेट लाइन कहीं काटे, देखिए दो कंसंट्रेट लाइन अगर कहीं काटे, जैसे यहां पर ये दो कंसंट्रेट लाइन यहां पर देखिए, ये वाली भी है, ये वाली, दो कंसंट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन अगर काट रही है, तो समझ जाइएगा श्रिंग से श्रिंग मैच कर रहा है, मतलब इन बिंदुओं से हमें दीप्त फिंजे मिलने वाली हैं। और अगर मान लीजिए दो डॉटेड लाइन भी काट रहा है, तो ये श्रिंग से श्रिंग, तो ये गर्त से गर्त, मतलब ये मैं एक तरह से मान लीजिए कि ये श्रिंग बना दिया, तो दूसरा क्या है, गर्त है, ये क्रिस्ट है, दूसरा ट्रफ है। तो श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त अगर मैच कर रहा है, तो इन दोनों के केस में हमें दीप्त फिंज प्राप्त होगी, और अगर बाय डिफॉल्ट कहीं भी श्रिंग से गर्त मैच कर जाए, मतलब एक डॉटेड लाइन और एक कंसंट्रेट लाइन कहीं काटे कुछ इस तरह से, एक डॉटेड लाइन है और एक कंसंट्रेट लाइन कुछ इस तरह से काटे, तो समझ जाइएगा कि यहां पर क्या बनने वाला है, अदीप्त फिंज बनने वाला है, मतलब वो विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो बेसिकली यंग साहब ने कुछ इस तरह से ही एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका व्याख्या क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे कि यंग ने जब पर्दा L पर, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, यंग ने जब पर्दा L पर मोनोक्रोमिक लाइट मतलब एक वर्णी प्रकाश को आपतित कराया, तो वहां से एक प्रकार का तरंगाग्र निकलने लगा जो द्वितीय पर्दे M से टकराया। द्वितीय पर्दे M में बने S1 व S2 छिद्र एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य किए, और यहां से एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, हाइगेंस ने बताया था। तो यहां से एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, यहां तक लिखने के बाद अब इन द्वितीयक तरंगिकाओं में जिन तरंगों का श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त मिला, उनके द्वारा पर्दा N पर दीप्त फिंजे प्राप्त हुई, तथा जिन तरंगों का
श्रृंग से गर्त या गर्त से श्रृंग मिला, उनके द्वारा पर्दा n पर अदीप्त फिंज प्राप्त हुई। ये अपने से सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। ओवरलैपिंग ये सब हो गया है, अध्यारोपण हो गया है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अगर यंग का मॉडल आ रहा है, यंग का एक्सपेरिमेंट आ रहा है, तो उसको बनाना है, फिगर बनाना है, कुछ उनके बारे में कंटेंट डालना है, फिर उसके बाद फिगर बना दीजिएगा। फिगर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से एक प्रकार का वेव फ्रंट, एक प्रकार का तरंगाग्र आगे निकला, और यह तरंगाग्र अब जब दो स्लिट S1 S2 से जब गुजरा तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकली जो सभी दिशाओं में फैलने लगी, और इन तरंगिकाओं में श्रृंग और गर्त या श्रृंग या गर्त ओवरलैप होने लगे, मतलब उनका सुपर पोजिशन होने लगा, मतलब एक तरह से कहें उनका अध्यारोपण होने लगा। और अध्यारोपण के कारण अगर श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मैच कर गया तो पर्दा n पर दीप्त फिंज प्राप्त हुई, और अगर श्रृंग से गर्त मैच कर गया तो पर्दा n पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई। ये आपको अच्छे से बाकायदे लिखना है। अब हमको इसका पोजीशन अगर निकालना है कि केंद्र से इसका स्थिति क्या होगी, इसका चौड़ाई क्या होगा, फिंज विड्थ क्या होगा, तो उसके लिए हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में, एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो फिंज बना है उसका विड्थ कैसे निकालेंगे, या सेंटर से दीप्त या अदीप्त की स्थिति क्या होगी, मतलब कब बनेगा दीप्त, कब बनेगा अदीप्त, और उनकी चौड़ाई क्या होगी, फिंज विड्थ क्या होगी, फिंज की चौड़ाई क्या होगी, ये अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।